क्या मुसलमान जानबूझकर अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं? भारत को 2027 तक इस्लामिक देश बनाने की क्या ये मुसलमानों की चाल है? आधा हिंदुस्तान से हिंदू बेदखल हो रहा है। ये बात हर कोई जानता है कि अगर मुसलमान हिंदुओं के बराबर हो गए तो भारत के फिर से टुकड़े करेंगे। हिंदू युवा वाहिनी का कहना है कि मुस्लिम देश में साजिश के तहत आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि वो देश पर कब्जा कर सकें। कि 2 बच्चे ही अच्छे और जो 2 बच्चे ज़्यादा करते हैं निश्चित रूप से वो राष्ट्रद्रोही है। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल की एक और नई वीडियो में। और हमारे साथ फिर से एक और बार जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश रामपुर से अल्लामा सईद अब्दुल्ला तारिक, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं और बाकी धर्मों के बारे में भी काफ़ी गहरी निगाह भी रखते हैं। इनसे पिछली बार भी हमने बातचीत करी थी एक इंटरव्यू में, जिसके अंदर हमने आपके सामने कुछ ऐसे खुलासे, कुछ ऐसी बातें रखने की कोशिश करी जो काफ़ी आम है, काफ़ी मिसअंडरस्टूड है। लेकिन इस इंटरव्यू में हम खास बात करने वाले हैं पॉपुलेशन कंट्रोल कानून को लेकर के। जी हाँ, जैसा कि हम सभी को पता है किस तरीके से मीडिया ने इसको चलाया और आने वाले वक्त में हम सभी को पता है क्या हालात हैं, और इन सारे के सारे मामलों को जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर थोपा जाता है, मुसलमानों को जिस तरीके से मान लीजिए उनके नाम का सहारा लेकर के जिस तरीके से इस पूरे मामले को रखा जाता है, तो कुछ ऐसे बड़े 6 सवाल हैं जो मैं अल्लामा सईद अब्दुल्ला तारिक से पूछना चाहूँगा और इनके ज़बान से आप तक वो बात को पहुँचाना चाहूँगा जिसके अंदर आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। और इनमें से वो सवाल भी हैं जो आप ही में से बहुत से लोगों ने पूछा है। तो स्वागत करते हैं अपने एक और इंटरव्यू में अल्लामा सईद अब्दुल्ला तारिक साहब का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और इंटरव्यू में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे बड़ा मसला यहाँ लव जिहाद हो जाए, ज़मीन जिहाद हो जाए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिहाद होता रहता है। जितना मुसलमानों ने जिहाद आज तक नहीं किया, उतना उनके ऊपर जिहाद होने का इल्ज़ाम लगा है। तो यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल मेरा है वो पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के, जो ख़ास तौर पे मुसलमानों को ही इसका बलि का बकरा बोल सकते हैं, वो बनाने की कोशिश की जाती है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि क्या ये सच है कि इस्लाम ज़्यादा बच्चे पैदा करने को कहता है? देखिए, एक मर्द को बनाया, एक औरत को बनाया, अल्लाह ने पैदा किया। वो लोग भी जो खुदा को नहीं मानते, वो कहते कि नेचर में एक मर्द है, एक औरत है और पॉपुलेशन उसी से आगे चलती है। तो ये तो अपनी जगह पर है कि हम चाहे जिस स्पेसी को लें, इंसानों को लें और चाहे हम दूसरे स्पेसीज को लें, कि एक मेजर पर्पस मेल और फीमेल दोनों के होने का वो ये है कि पॉपुलेशन आगे चले और जो जिंदा हैं लिविंग थिंग्स सारे, उनकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन, वो अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये कहना कि ये समझना कि इस्लाम ये चाहता है कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ जाए, इस तरह की कोई बात कहीं इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़ाहिर है कि बच्चे हैं तो बच्चों की तरबियत करनी है। सबसे ज़्यादा ज़ोर इस्लाम इस पर देता है कि बच्चों की तरबियत अच्छी हो। एजुकेशन पर इस्लाम बहुत ज़ोर देता है। ये अलग बात है कि मुसलमान इस्लाम से दूर हो गए हैं, कुरान से दूर हो गए, इसलिए अब एजुकेशन में पीछे हैं। लेकिन जब एजुकेशन के ऊपर, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर ज़ोर दिया जाएगा और वीमेंस राइट्स है, उसमें वीमेंस की हेल्थ भी है, और इसके अलावा फिर बच्चों की तरबियत सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अगर वो अच्छी नहीं हो सके तो जाहिर है कि बच्चे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और अगर ज़्यादा बच्चे होते हुए तरबियत अच्छी हो सकती है तो इस्लाम वहाँ नहीं रोकता कि बच्चे ज़्यादा ना हो। तो अल्लामा साहब, मेरा दूसरा सवाल इसी के मुतालिक है कि क्या मुसलमान एक से ज़्यादा शादियाँ करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं? एक से ज़्यादा शादियों के सिलसिले में मैं 2 बातें रखूँगा, इसके 2 एस्पेक्ट्स। पहली बात तो ये कि पॉलीगेमी कहते हैं उसे इंग्लिश में, बहुविवाह। तो एक से ज़्यादा वाइफ्स की इजाज़त है इस्लाम में।
इसलिए हमेशा से ये गलतफहमी आवाम में रही है कि मुसलमान तो 4-4 शादियां करते हैं, या कम से कम ये समझा जाता है कि मुसलमानों में पॉलीगेमी दूसरों से ज़्यादा है, इसलिए कि और जगह तो मना है और इस्लाम इजाज़त देता है और मुल्क के कानून में ही मुस्लिम पर्सनल लॉ ने मुसलमानों को परमिशन दी हुई है। तो फिर ये बड़ी ऑब्वियस सी बात लगती है लोगों को, अपार्ट फ्रॉम एनी प्रोपेगेंडा, कि मुसलमानों के अंदर पॉलीगेमी ज़्यादा होगी। 1961 में के जो सेंसस की रिपोर्ट थी वो पहला और आखिरी सेंसस था जिसमें इस एस्पेक्ट को लिया गया था कि पॉलीगेमी को। तो उस से बड़े हैरत अंगेज नतायज जो है वो सामने आए। उसने सेंसस ने जो रिपोर्ट आई उसमें मुसलमानों के अंदर, यहाँ के मेजर रिलीजन्स के अंदर पॉलीगेमी का रेशियो सबसे कम था। मुसलमानों के अंदर पॉलीगेमी 5.7% थी, ये 1961 की बात है। हिंदू 5.8%, एक पॉइंट ज़्यादा। ये बड़ी दिलचस्प बात अभी आएगी हिंदूज के सिलसिले में। बुद्धिस्ट 7.9, जैन्स 6.7, और अब इसे सुनिए गौर से, आदिवासी की अलग कैटेगरी बनाई गई, आदिवासी 15.25। तो अब आदिवासी इसको हिंदुओं से निकाल दिया। भाई इसे एक्सेप्ट कर लीजिए कि आदिवासी हिंदू नहीं है, हिंदुओं में काउंट नहीं किए जाएंगे। अगर हिंदूज के अंदर इन्हें काउंट कर लिया जाए तो फिर वो 21% हो जाते हैं, यानी ह्यूज पॉलीगेमी रेशियो जो है वो हिंदूज के अंदर। या ये डिक्लेयर कीजिए कि नहीं, आदिवासी हिंदुओं के अंदर नहीं आते। जब ज़रूरत हो तो उन्हें शामिल कर लें आप, और जब कहीं कंपैरिजन करना हो किसी भी डेटा का, तो वहाँ पर आप अपने कन्वीनियंटली जब समझें आदिवासी की एक अलग कैटेगरी बना दें रिलीजन वाइज। अब यहाँ रिलीजन्स की लिस्ट है, उसमें आदिवासी को अलग एक रिलीजन की तरह काउंट किया है। एनीवेज, उसके बावजूद सिर्फ अपर कास्ट हिंदूज को ये लेते हैं तो वो 5.8% और मुस्लिम्स के अंदर थी 5.7%। हिंदुओं को न उनका धर्म इजाज़त देता है पॉलीगेमी की, न कानून इजाज़त देता है। ये उसके बाद है कि सारे मज़ाहिब के अंदर लिव इन रिलेशनशिप मुस्लिम्स में सबसे कम है। पॉलीगेमी तो अलग, जहाँ पर रिलेशनशिप कहीं अच्छी नहीं होती अपनी वाइफ से, तो वो लिव इन रिलेशनशिप में चले जाते हैं, उन्हें वाइफ काउंट नहीं किया जाता। तो जो जेन्युइन एक से ज़्यादा वाइफ्स हैं, जैसे हमारे बहुत से लीडर्स हैं और बहुत से नेता हैं जिनकी एक से ज़्यादा वाइफ्स हैं और दुनिया जानती है, वो लीगल वाइफ्स हैं। तो लीगल वाइफ्स जो है वो हिंदुओं की, यानी इलीगल हो चाहे, लेकिन जिनको बाकायदा विवाह के ज़रिए उनकी वाइफ समाज जानता है, वो हिंदुओं में पॉलीगेमी या एक से ज़्यादा वाइफ्स का रेशियो जो है वो ज़्यादा था मुसलमानों से 1961 में। उसके बाद फिर किसी सेंसस में इस पॉइंट को टच नहीं किया गया। ये भी इंटरेस्टिंग बात है, हर सेंसस में स्कोप बढ़ाते जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का डेटा है, इसे रोक दिया गया इसलिए कि ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ सामने आई। तो फिर 1961 के बाद नहीं हुआ कोई सेंसस के अंदर के पॉलीगेमी का रेशियो रिलीजन वाइज क्या है। लेकिन बहुत से सर्वेज हुए, उसमें एक गवर्नमेंट सर्वे है, वो 1974 में हुआ। 1974 का जो सर्वे था उसके मुताबिक मुस्लिम्स की परसेंटेज पॉलीगेमी की कम हो गई थी, 5.6%। हिंदूज की वहीं रही 5.8। और वहाँ उसमें उस सर्वे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कराया हुआ था उसमें ख़ास तौर से लिखा गया 5.8% हाई कास्ट हिंदूज। अब मुकाबला सिर्फ हाई कास्ट हिंदूज से हो रहा है, हिंदुओं से नहीं। तो उनमें
पॉलीगेमी का रेशियो मुसलमानों से ज़्यादा निकला। इसके अलावा बहुत से सर्वेस हुए जो एनजीओज ने किए, उसमें उन एनजीओज के अंदर वो कोई मुसलमानों की नहीं है। तो जितनी आज तक भी सरकारी और गैर सरकारी सर्वे आज तक हुए हैं, उन सब में हिंदुओं का रेशियो पॉलीगेमी में सबसे ऊपर रहा है और मुसलमानों का या चौथे नंबर पर है, किसी ने सर्वे में तीसरे नंबर पर दिया। तो इसके बावजूद के मुसलमानों को परमिशन उनका धर्म भी देता है और कानून ने भी दी हुई है परमिशन, लेकिन मुसलमानों में पॉलीगेमी का रेशियो ज़्यादा नहीं है। ये तो फैक्ट्स की बात है। तो जनरल कंसेप्शन बगैर किसी एडवर्स पब्लिसिटी के ये था। अब उसको अब इस तरह की गलतफहमियां जो है उन्हें दूर हो जाना चाहिए। अब इसके बाद फिर ये एक और चीज़ साथ में जोड़े कि ये समझना कि पॉलीगेमी की वजह से या एक से ज़्यादा पत्नियों और वाइफ्स की वजह से पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ये तो बहुत बड़ी हिमाकत की बात है। पॉपुलेशन हमेशा कम होगी, इसलिए कि आप कहीं से लेडीज़ की मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी स्टार्ट कर देंगे। जो सेक्स रेशियो है ऑलरेडी मुसलमानों में हिंदुओं से तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ हिंदुस्तान में औरतों की तादाद मुस्लिम मर्दों से कम है, यानी 951 है यहाँ पर सेक्स रेशियो मुस्लिम्स का। तो अगर एक मर्द एक औरत से निकाह करता है तब भी कुछ मर्दों की शादी नहीं होगी। अगर एक से ज़्यादा से करना शुरू कर दें तो फिर बहुत मर्द रह जाएंगे जिनका निकाह नहीं होगा। आप इसे मान लीजिए एक्सट्रीम केस को कि हर मुसलमान 4 शादियां कर ले, फिर तो इनके हिसाब से ऐसा होगा ना कि पॉपुलेशन बूम हो जाएगा, 4 गुनी रफ्तार से मुसलमान बढ़ जाएंगे। औरतें थोड़ी पैदा कर लेंगे कहीं से अपनी चॉइस से। तो अगर आप बराबर मान लीजिए कैलकुलेशन के लिए कि मर्द और औरतें दोनों बराबर हैं, अगर हर मर्द 4 औरतों से शादी करना शुरू कर दे मुसलमानों में, तो मान लीजिए 100 औरतें हैं और 100 मर्द हैं, तो 100 औरतों की शादी 25 मर्दों से हो जाएगी और 75 अनमैरिड रह जाएंगे। अब ये बताइए कि 25 मर्दों की शादी 100 औरतों से हुई है, तब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और 75 रीजनरेशन के प्रोसेस में हिस्सा ही नहीं ले रहे मर्द, या एक मर्द की एक औरत से और 100 मर्दों की 100 औरतों से हो तब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो पॉपुलेशन हमेशा पॉलीगेमी से कम होगी जब भी वाइफ ज़्यादा होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट, ये मिसकंसेप्शन भी बहुत बड़ा है। सुनने में लगता है कि 4 वाइफ, भाई एक वाइफ से कम बच्चे होंगे, 4 वाइफ से ज़्यादा होंगे, ठीक बात है, लेकिन औरतें थोड़ी प्रोड्यूस कर लेंगे आप 4 गुनी। तो इसलिए फिर मर्द अनमैरिड रह जाएंगे तो पॉपुलेशन गिर जाएगी। तो ये जिन दोनों काउंट्स की वजह से ये गलतफहमी है, वो दोनों काउंट्स में एक जगह डेटाज इसके खिलाफ हैं जो लोग समझते हैं, और दूसरी जगह अगर ज़रा से कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लें तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है कि पॉलीगेमी से पॉपुलेशन नहीं बढ़ती। तो मुसलमानों में अगर पॉलीगेमी ज़्यादा होती तो इनकी पॉपुलेशन घटती। बहुत बेहतर। अब इतना जितनी आसानी से आपने इसको समझाया, अगर इतना ही आसानी से लोगों की समझ आ जाए तो मसले ही ख़त्म हो जाए दुनिया। समझना चाहे तो हर एक समझ लेगा, डेटा मौजूद है, गूगल करके देख लें डिफरेंट सर्वेस की रिपोर्ट को, और ये कैलकुलेशन तो बच्चों जैसी है, इसे बड़े ना माने तो फिर उनकी मर्जी। रवा साहब, मेरा तीसरा और बड़ा सवाल है इस पर कि जो ये चीज़ कही जा रही है, आपने तो उसका पूरा खुलासा ही कर दिया कि अगर एक इंसान एक से ज़्यादा बीवी रखेगा तो जाहिर सी बात है बाकी मर्द शादी किससे करेंगे, और जब शादियां होती है तो बच्चे होते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 4 शादियां करेगा तो चारों से बच्चे हो जाएंगे या ऐसा कोई प्रोपेगेंडा, तो इसका पूरा एक्सपोज हो गया। लेकिन फिर भी क्योंकि सवाल पूछा है किसी ने तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उनके सवाल को रखें। सवाल ये है कि क्या भारत के पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए मुसलमान जिम्मेदार है?
असल बात तो ये है कि अगर ऐसे भी सवाल के ऊपर आप आगे आएँ जिसमें हम ये डिस्कस करें कि किसी कंट्री के लिए पॉपुलेशन का बढ़ना अच्छी चीज़ होती है या बुरी चीज़ होती है। इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चले, मैं हैरान हूं जी। तो इसे जहां पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जा रहा है, अभी बहुत चीज़ें हैं हमारे रिसोर्सेस की जिनको हमने अभी टैप नहीं किया है। उन रिसोर्सेस को हम टैप करें तो पॉपुलेशन के बढ़ने से हमें वर्कर्स मिलते हैं, हमें हैंड्स मिलते हैं, हमारे यूथ का रेशियो बढ़ता है। वरना एजिंग पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, बूढ़े ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे अगर बच्चे कम पैदा होंगे तो ये किसी कंट्री की इकोनॉमी के लिए और तरक्की के लिए अच्छा नहीं होता। बात यह कि मुसलमान जिम्मेदार है, तो मैंने तो रख दिए डेटा आपके सामने कि और निकाल कर देख लें, डेटास को निकाल कर देख लें कि मार्जिनली मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी है। उसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं। उसमें रीज़न वो भी हो सकता है जो इससे पहले आपने पिछले इंटरव्यू में सवाल किया था, तो मैं कन्वर्जन के सिलसिले में, तो मैंने कहा था पूरी दुनिया में ऐसा है और यहाँ हिंदुस्तान में भी कि इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। लोग समझ कर आते हैं। ये जो पैदाइशी मुसलमान हैं, इन्हें देखकर लोग समझते हैं कि इस्लाम तो लेने के काबिल नहीं है। लेकिन जो लोग किसी वजह से अगर कबूल कर लेते हैं तो वो ऐसे नहीं करते, वो तो सोच समझ कर और उसको मुताला करके, पढ़ के, स्टडी करके, तो वो इस्लाम के अंदर फिर जब आते हैं तो उनके यहाँ जुल्म किए जाते हैं तब भी नहीं जाते, वो उसे छोड़ते नहीं किसी कीमत के ऊपर। तो ये पॉपुलेशन बढ़ने के अंदर एक पार्ट ये भी, इसका भी शामिल है कि मुसलमानों की बढ़ रही, बढ़ती रहेगी, इसे नहीं रोक सकेंगे। ये तो बात ये है कि पहले तो इन चीज़ों को समझें और कंपेयर करें कि किस वजह से वो हिंदू धर्म को जो लोग मुताला कर लेते हैं, जो स्टडी कर लेते हैं, वो उसके मुकाबले में इस्लाम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसको तो उनको इस लेवल के ऊपर समझना है बात को, और देखें इसे और गौर करें। बहुत से सुधारक हुए, बहुत से रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए सनातन धर्म के अंदर। तो मेरे ख्याल से फिर कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स की ज़रूरत है कि उन कमियों को दूर करें। अलीमा साहब, मेरा तीसरा सवाल तो कंप्लीट हो चुका है, चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और जो चौथा सवाल है वो ये है कि क्या पॉपुलेशन कंट्रोल करने से देश का डेवलपमेंट हो जाएगा? ये भी डेटा जो सामने रखे जाते हैं वो, और थोड़ा सा लोग कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लें तो वो सारा मिथ बिल्कुल टूट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा जो लोगों के जहनों के अंदर है और जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो पब्लिसिटी की जाती है। हमारी गवर्नमेंट मजबूर है इस प्रोपेगेंडे के ऊपर, आज नहीं बहुत पहले से। इनको मजबूर करते हैं इंडस्ट्रियलाइज नेशंस इनको मजबूर करती हैं, रिच नेशंस इनको मजबूर करती हैं कि अपने आप पॉपुलेशन कम करो, तो ऊपर से इन पर जोर डाला जाता है। इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। देखिए, पहले ऐसा था कि कंट्रीज की बाउंड्रीज में बहुत पाबंदियां थी, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना आसान नहीं होता था। तब यह था कि किसी कंट्री के अंदर अगर बहुत डेंस पॉपुलेशन हो जाती थी और उनका प्रोटेक्शन अच्छा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता था तो उन्हें प्रॉब्लम्स आती थी। बट नेचर बैलेंसेस इटसेल्फ। वो जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस थी उन्होंने बहुत पहले इसकी पब्लिसिटी शुरू की थी कि अपनी पॉपुलेशन कम करो। लोगों को आदत पड़ गई, लेडीज़ को ख़ास तौर से, कि बच्चे पैदा करना बड़ी तकलीफ़ का काम होता है और उससे जो वहाँ पर आज़ादी है, उनकी आज़ादी में बड़ी रुकावट पड़ती थी। अब उनके यहाँ एक बच्चा होगा, किसी का एक भी नहीं होगा, बहुत होंगे तो 2 बच्चे होंगे। उससे हुआ ये
कि उनके यहाँ पॉपुलेशन कम हो गई। अब जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ तो बड़ी ज़रूरत पड़ी, लेबर की ज़रूरत थी, लेबर थी नहीं, तो पहले मैन पावर उन्होंने इंपोर्ट की, वहाँ वो मैन पावर उनको वहाँ से लेनी पड़ी जो पुअर कंट्रीज थे और जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो अब बॉर्डर्स रिलैक्स किए गए, वीज़ा के और कानून जो है उनके अंदर फिर नरमी आई, इसलिए कि वो खुद बुला रहे थे। तो अब लेबर जानी शुरू हुई, एक जनरेशन और गुजरी, मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ने लगी, इसलिए कि अब इंटेलिजेंशिया भी कम हो रहा था और एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही थी, यूथ नहीं आ रहे थे, इसलिए कि पैदाइश कम हो गई। तो फिर उन्होंने मैनेजर्स और अच्छी पोस्ट के और ऊंची पोस्ट के लोगों को बुलाना शुरू किया इन्हीं कंट्री से जहां पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो ये इकॉनमी को बैलेंस कर देती नेचर खुद। यहाँ से जो लोग गए, बांग्लादेश से गए, दूसरे गरीब मुल्कों से गए, फिलीपींस वगैरह से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, उन्होंने वहाँ से पैसे भेजने शुरू किए अपने कंट्रीज़ को, इनकी इकॉनमीज इंप्रूव होनी शुरू हुई, पहले से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना शुरू हो गया। तो ये स्टेज अब आगे और ऐसी आ गई है कि उन्होंने अब अपने इंसेंटिव देना शुरू किया है, उस पर इनाम रखे कि बच्चे पैदा करो। अजीब बात है कि अपने इंसेंटिव दे रहे हैं और इनके ऊपर जोर डाल रहे हैं कि अपना बर्थ रेट कंट्रोल करो, और उनके प्रेशर में इनको करना पड़ता है। तो ये बर्थ रेट का कंट्रोल जो है ये उनके लिए बहुत हार्मफुल हुआ। देखिए, इवन चाइना की एग्जाम्पल ले लिए, दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री, उन्होंने भी अपने यहाँ समझ में यही आया कि लोग ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो जाएंगे अगर पॉपुलेशन कम होगी तो उन्होंने, उनके यहाँ तो सख्ती है और गवर्नमेंट जो चाहे वो बाइफोर्स करा सकती है, तो उन्होंने एक बच्चे का नॉर्म उन्होंने रख दिया कि इससे ज़्यादा नहीं हो। अब पोजीशन इस वक्त की ये है कि वो इंसेंटिव दे रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा पैदा करो। दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्रीज अपने यहाँ, उनकी ज़्यादातर प्रोविंसेस के अंदर इंसेंटिव दिए जा रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा पैदा करो, इसलिए कि एजिंग पॉपुलेशन, बूढ़े बढ़ रहे हैं, यूथ कम हो रहे हैं। इससे कंट्री नहीं चलेगा, कंट्री की प्रोग्रेस नहीं होगी। दुनिया में यूथ का रेशियो ज़्यादा बड़े कंट्रीज़ को अगर हम सिर्फ लें तो उसमें हिंदुस्तान में, इंडिया में सबसे अच्छा है। तो अब ये जब पॉपुलेशन अगर कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, और हुई है, कंट्रोल हुई है, उसके बाद एक स्टेज आने के बाद फिर लोग जिनकी आदत पड़ जाती है वो नहीं चाहते फिर दोबारा बढ़ाना, और फिर ये उन्हीं चीज़ों को फेस करेंगे जिसको यूरोपियन कंट्रीज फेस कर रहे हैं, और जिसको चाइना तो अब बाय फोर्स अपनी चीज़ें इंप्लीमेंट कर देगा, अभी उसने इंसेंटिव दिए हैं खाली। तो ये तो एक एस्पेक्ट हुआ सिर्फ इकोनॉमी का। अब नंबर ऑफ पर्सन्स जब बढ़ रहे हैं तो ये नंबर ऑफ पर्सन्स का किसी जगह बढ़ जाना, और जब वर्ल्ड एक पूरी दुनिया एक ग्लोब और एक विलेज बन गई, ग्लोबल विलेज बन गई, तो इसमें जहां नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हैं उनसे खतरा पैदा हो जाता है दूसरे मुल्कों को। आज मिडिल ईस्ट के अंदर जितने हमारे लोग गए हैं या और दूसरी जगहों के लोग आए हैं, तो वहां के लोग डरने लगे कहीं ऐसा ना हो कि ये उनको आउट नंबर कर दे, और मजबूर भी है बुलाने पर। तो ये उनकी मजबूरी बन जाती है जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती। एक थोड़े से वक्त के लिए तो ऐसा होता है, और कौमों की ज़िंदगी में ये 40-50 साल बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। तो इस 40-50 साल के स्पैन के लिए तो ये हुआ कि वो पॉपुलेशन कम करने से ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो गए, लेकिन अल्टीमेटली दुनिया के अंदर रूल वो कंट्री करेंगे जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। मैं इसके अब आपके सामने डेटा रखता हूँ। पॉपुलेशन के हिसाब से इस वक्त दुनिया में नंबर 1 चाइना है, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 यूनाइटेड स्टेट्स, नंबर 4 इंडोनेशिया, नंबर 5 पाकिस्तान, नंबर 6 ब्राज़ील। मैं यहाँ रुक रहा हूँ। अब जो प्रोजेक्शन 2050 के लिए, सन 2050 के लिए वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स का है कि वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमीज कौन सी होंगी 2050 में, उसमें नंबर 1 चाइना,
पॉपुलेशन चाइना की सबसे ज़्यादा है इस वक्त। नंबर 2 इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन नंबर 2 पे है इस वक्त। नंबर 3 यूनाइटेड स्टेट्स, पॉपुलेशन के हिसाब से इस वक्त यूनाइटेड स्टेट नंबर 3 के ऊपर है। नंबर 4 इंडोनेशिया, पॉपुलेशन के हिसाब से भी नंबर 4 के ऊपर है। इकोनॉमी भी सबसे बड़ी 4th बिगेस्ट इकोनॉमी इंडोनेशिया की होगी 2050 में। इसमें सिर्फ नंबर 5 पॉपुलस कंट्रीज में पाकिस्तान को ड्रॉप कर दीजिए, इसलिए कि वहां जितना मिसमैनेजमेंट हुआ है उसकी वजह से इकोनॉमी खराब हुई है। मिसमैनेजमेंट से खराब होना एक बिल्कुल दूसरी बात हो जाती है, यानी बहुत बड़े लेवल के ऊपर मिसमैनेजमेंट हुआ। तो अब पाकिस्तान को नंबर 5 पॉपुलस कंट्रीज में से अगर हम ड्रॉप कर दें तो फिर ब्राज़ील है नंबर 6 पर, नेक्स्ट ब्राज़ील आता है। तो वर्ल्ड की इकोनॉमीज के अंदर जो इकोनॉमिक जाइंट्स होंगे उसमें नंबर 5 के ऊपर हमने पाकिस्तान को हटा दिया, नंबर 5 के ऊपर भी ब्राज़ील है। यानी उसी सीक्वेंस के अंदर ये इकोनॉमिक जाइंट्स बन रहे हैं जिस सीक्वेंस के अंदर आबादी ज़्यादा है। तो नो वंडर कि ये लोग नहीं चाहते कि इंडिया की आबादी बढ़े, भारत की आबादी बढ़े, और ये उसके लिए प्रेशराइज करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन प्रेशराइज करते हैं, उनके हेड ऑफ द स्टेट्स प्रेशराइज करते हैं कि आबादी को कंट्रोल करो। आबादी कंट्रोल नहीं कीजिए, यहाँ की पॉवर्टी ख़त्म कीजिए, यहाँ का मैनेजमेंट बेटर कीजिए, यहाँ की रिसोर्सेज जो है उनको और अच्छे तरीके से टैप कीजिए, यहाँ का करप्शन ख़त्म कीजिए। आज एक मिनिस्टर, सिर्फ एक मिनिस्टर इतना पैसा यहाँ से बाहर भेज देता है जितना वो बाहर से आने वाले रूलर्स अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा सके, उतना एक आदमी भेजता है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल कीजिए। तो अगर आप मिसमैनेजमेंट को कंट्रोल करेंगे, रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल करेंगे, सोशल इक्वालिटी जो है उसको करीब लाएंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, मैं ये भी बड़ी सरप्राइजिंग फैक्ट्स में ये बता रहा हूँ, सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए लेकिन पब्लिक को नहीं मालूम है। देखें, गूगल करें, न्यूज़ देख लें। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से आगे हो गई है, $280 पर ईयर इंडिया से ज़्यादा है। 2007 में पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश की आधी थी इंडिया के, भारत से। कैसे बढ़ गए आगे? कुछ मैनेजमेंट बेटर हुआ उनका, और आबादी ज़्यादा है वहाँ पर, वर्किंग हैंड्स मिलते हैं। फिर वहाँ पर एक चीज़ और है, सोशल इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। यहाँ पे तो पर कैपिटा इनकम जो है वो अंबानी और अडानी से दिखा देते हैं। अब यहाँ बहुत ज़्यादा गरीब भी हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम तो उससे बन रही तब भी बांग्लादेश की ज़्यादा है, उन लोगों की वेल्थ की वजह के बावजूद जो यहाँ पर जितने यहाँ पर इंडिया में बिलियनर्स हैं, हिंदुस्तान में उसके लेकिन वहाँ पर नहीं है इतने बिलियनर्स, इतना बड़ा गैप नहीं है गरीब और अमीर के अंदर। तो इसका मतलब ये कि लोगों की इन जनरल, नीचे के लोगों की इकोनॉमी बेटर हुई है जब पर कैपिटा इनकम उनकी ज़्यादा है। तो जब नीचे के लोगों की इकोनॉमी बेटर होगी तो कंट्री तो ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। तो ये मैंने मैनेजमेंट के लिए सिर्फ एक मिसाल दे दी है, और सिर्फ इसी में नहीं बल्कि कई चीज़ों के अंदर वो जीडीपी ग्रोथ के अंदर आगे बढ़ गया है। तो हमारे इस पीरियड के अंदर अभी कोविड और दूसरे और 0.9% खाली जीडीपी रेट बढ़ा, और इस पीरियड के अंदर बांग्लादेश का जीडीपी रेट जो है वो 4-5% बढ़ा है, शायद इससे ज़्यादा बढ़ा है, मुझे फिगर याद नहीं रही। तो बहुत तेज़ी के साथ में उनकी इकोनॉमी इंप्रूव कर, मैनेजमेंट बेटर हुआ। और जो बहुत ज़्यादा अमीर है और जो बहुत ज़्यादा गरीब है उनके बीच की दूरी वहाँ पर कम हुई है और यहाँ पर बढ़ी है। तो हम अपना मैनेजमेंट ठीक करें, हमारी पॉलिसीज प्रो कैपिटलिस्ट खालिस नहीं हो। ये तो अपनी जगह पर है कि इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए, बड़ा बिजनेस बढ़ना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में अगर सिमट जाएगा तो अल्टीमेटली लॉन्ग रन के अंदर कंट्री की प्रोग्रेस जो है वो कम होगी। बात हो रही थी पॉपुलेशन की, तो ये बिल्कुल उसी सीक्वेंस के अंदर, सिर्फ एक पाकिस्तान की मिसाल को छोड़कर, और पाकिस्तान भी आगे के प्रोजेक्शन में बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहेगा। अब ये 156 कंट्रीज़ के ऊपर 2050 में पॉपुलेशन ज़्यादा है। टर्की जो है वो फ्रांस से आगे होगा 2050 में। नाइजीरिया, मिस्र, पाकिस्तान, ईरान, इनका नंबर 14 to 18 होगा 156 कंट्रीज़ की लिस्ट के अंदर, बल्कि 156 नहीं कहना चाहिए मुझे, 180 से ज़्यादा कंट्रीज़ की लिस्ट में। तो ये तो सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो आगे जा रहे हैं 2050 में।
उनकी आबादी दूसरों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा है। तो जो जिनकी ज़्यादा होगी, अगर वहाँ पर मिसमैनेजमेंट नहीं होगा तो वो तरक्की करेंगे। और ये वजह है कि इसको वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज रोकना चाहते हैं और प्रेशर डालते हैं और के पॉपुलेशन कंट्रोल करो अपनी। वो इस शर्त पर एड देते हैं, बहुत से लोन इस शर्त पर देते हैं कि तुम्हें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी होगी। तो ये इसके लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर लोगों को समझना चाहिए इसको। ये बात अपनी जगह है कि बच्चे उतने हों लोगों के जो कुछ क्रिएटिव कर सके आगे, जिनकी एजुकेशन अच्छी हो सके, तो फिर उतने बच्चे हो, हिंदुओं के भी हो। बात इसकी नहीं हो रही कि मुसलमानों के ज़्यादा होते हैं या मुसलमान उसके मुकाबले में फैमिली प्लानिंग पे कम अमल करते हैं। कम करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। हिंदुओं को भी कम करना चाहिए। भाई गवर्नमेंट जो कुछ दे रही है वो हमारे जो डेटा है उसके बिल्कुल अगेंस्ट बता रहे हैं। तो जितने भी वर्किंग हैंड्स जो खाली लेबर क्लास के मिले, गरीब लोगों के बहुत से बच्चे हो जाएं, बेपढ़े लिखों के हों, तो वो तो नहीं है डिज़ायरेबल। होना ये चाहिए कि ये दूरियां, गरीब कैसे ऊपर उठेंगे? बहुत ज़्यादा अमीर ना बने लोग, तो गरीबी जो है वो कुछ ऊपर जाएगी। बांग्लादेश का एम्प्लॉयमेंट रेशियो भी इंडिया से आगे बढ़ गया है। तो ये जब हम देखें कि यहाँ पर ये मैनेजमेंट सही होगा तो हम उतना जनरेट कर सकेंगे हमारे हैंड्स। और भाई यहाँ जगह कम होगी, दूसरे मुल्कों में जाएंगे, हाथ जोड़ के बुलाएंगे, वो वहाँ की वेल्थ भी यहाँ पर आएगी। अल्लामा साहब, लेकिन एक सवाल मेरा अभी आपकी बातों से याद आया कि मान लीजिए कल को ये कानून लागू हो जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता ने तो ये कह दिया कि ये अल्लाह के हुक्म से इंसान आते हैं और ये कुदरत के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये हो जाता है कि क्या मुस्लिम जो है वो आबादी को लेकर के वो विरोध कर रहा है कि नहीं, वो कानून लागू नहीं करेगा ऐसा? तो अगर कल को सरकार ये कानून लागू करे, हम दो हमारे दो, अगर ये कानून लागू होता है और लागू हो जाता है तो इसमें क्या करना चाहिए? नहीं, सब लोगों को मिलकर इसे अपोज करना चाहिए, मुसलमान नहीं, मुसलमान और हिंदुओं को मिलकर इसे अपोज करना चाहिए। और अवाम अगर अपोज करेंगे तो सरकार नहीं कर सकेगी। मैंने तो फिगर रख दी है सामने कि हमारे यहाँ भारत में इस वक्त सबसे ज़्यादा यूथ है बड़े कंट्रीज में, तो इसे बाकी रखिए ना। जब आप दो बच्चों के ऊपर हर एक को, पूरे कंट्री को अगर आप पाबंद कर देंगे तो फिर ऐसा होगा कि चाइना की तरह हो जाएगा कि वहां पर बूढ़े बढ़ने लगे, वो तो बाई फोर्स अपने दोबारा पैदा भी करवा लेंगे दोबारा। आप नहीं करा सकेंगे, ये वेस्टर्न कंट्रीज नहीं करा पा रहे। एक मिजाज बन जाता है जिन लोगों का कि अरे नहीं, इससे ज़्यादा को हम संभाल नहीं सकते, अब हम नहीं कर सकते, तो फिर उसके बाद आप दोबारा नहीं बढ़ा सकेंगे। चाइना तो बढ़ा लेगा और शुरू कर दी उसने बढ़ाना, लेकिन जब आप काफ़ी अरसे तक कंट्रोल कर देंगे और ये आदतें डाल देंगे तो उसके बाद फिर पॉपुलेशन आपकी कम ही होती चली जाएगी, स्टैग्नेट भी नहीं होगी। तो फिर ये लोगों को मिलकर चाहिए, सब लोगों को, सारे धर्म के लोगों को। और ये सिंपल फिगर्स हैं जो मैंने दी हैं आपको कि मिलकर प्रेशर डालें तो सरकार नहीं करेगी। तो मतलब अगर ऐसा कानून की बात हो रही है तो इस पर आवाज उठानी चाहिए, उसे अपोज किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि इशू कम्युनलाइज हो जाए। कोई एक कम्युनिटी खड़ी हो तो वो इशू कम्युनलाइज होगा। क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं अल्लामा साहब, कुछ स्वामी जी हैं, कुछ पंडित हैं जो ऐसे बयान कर रहे हैं कि मुसलमानों को क्यों तकलीफ है, क्योंकि वो सारा का सारा मुद्दा मुसलमान पे आके रुक गया है। लोग ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान ही अपोज कर रहा है, हिंदू नहीं कर रहा। हिंदू तो जैसा सरकार बोलेगी वैसा हिंदू करेगा। देखिए, जैसा सरकार बोले वैसा हर एक को नहीं करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर जो कुछ भी सरकार कानून बनाए, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है, उस पर अमल करना चाहिए सबको, हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी। लेकिन अगर कोई पॉलिसी ऐसी हो जो सरकार कुछ बाहर के लोगों के प्रेशर में अगर वो ऐसी बना रही है कि जो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, तो अगर सब आवाज़ मिलकर उठाएंगे। ये आवाज़ उठाना ये नहीं होता कि वो लोग जिन्होंने शादी भी नहीं की, जिनका एक बच्चा भी नहीं है, वो कहे कि हिंदू बच्चे ज़्यादा पैदा करें। भाई पहले आप भी तो करो। तो वो तो खाली कॉम्युनल बातें कर रहे हैं और वो तो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। मैं सिंसियरली कह रहा हूँ कि मुसलमान और हिंदू मिलकर
इसे समझें, और अगर इसे कोई करना भी चाहे तो उसे जब लोग मिलकर अपोज करेंगे तो नहीं होगा। तो खैर फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नए सवालों के साथ, और नए जवाब आपसे हासिल करेंगे, और एजुकेट खुद को भी और बाकी लोगों को भी करने की कोशिश करेंगे। आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके व्यूवर्स का भी, और मेरा सलाम उन तक पहुंचा दें। अच्छी बात है, इजाज़त आप दें तो।